नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़े हुए आपके हर प्रॉब्लम के सलूशन लेकर हम द लीगल एंगल में फिर से आए हैं और मैं जीनल आप सबका स्वागत करती हूं। और आज हमारे स्टूडियो में हमें गाइड करने के लिए जो एक्सपर्ट आए हैं वो लीगल एक्सपर्ट तो है ही, पर साथ में चेस खेलने में भी एक्सपर्ट है। उन्होंने अराउंड 70 बुक्स लिखी है ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रांसफर ऑफ फ्लैट्स, रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड सो ऑन। और वो इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में प्रॉपर्टी मैटर्स के ऊपर 800 से भी ज्यादा आर्टिकल्स लिख चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट्स एंड यूजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। आई एम श्योर आप सबको उनका गाइडेंस लेने की बहुत जल्दी हो रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट विनोद सी संपत का। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू द स्टूडियो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन एक पर्सनल क्वेश्चन है। आपने इतने बुक्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आप लेक्चर्स लेते हो, इनफैक्ट कई लीगल एसोसिएशन में आप एक्टिव मेंबर भी है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? बेसिकली जो मेरे काम करने की स्टाइल ये है कि आज कोई भी मैं क्लाइंट आता है मेरे पास, तो मैं क्लाइंट को सिर्फ उसके प्रॉब्लम के एंगल से नहीं देखता, मैं ये एंगल से देखता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम एक जन को फेस कर रहा है वो ढेर सारे और लोग भी फेस कर रहे हैं। तो क्यों ना वो क्वेश्चन को उस तरह से अपन मोल्ड करें ताकि दूसरे जो क्लाइंट्स है, दूसरे जो अपने प्रेक्षक है, दूसरे जो मेरे रीडर्स है, उनको भी इसका फायदा क्यों ना मिलना चाहिए। एंड दिस इज लाइक अ सबकॉन्शियस हैबिट नाउ। मतलब आप एक क्लाइंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको पहुंचाते हैं। आई मस्ट से इट इज अ काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस। सोशल सर्विस भी है, और जो अपने पास आता है वो कुछ परेशानी उसके फेस की है और उसके सॉल्यूशन के लिए आता है। एंड वी हैव आल्सो गॉट सर्टेन मॉरल ड्यूटीज टू द सोसाइटी व्हिच हेल्प्स अस बिल्ड अप दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ वर्क। हमने सुना है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी लेक्चर्स लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स रेगुलेशंस है वो दूसरे रूल से थोड़े अलग है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज के लिए रेगुलर सेमिनार्स करते हैं। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू गाइड द बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट बॉम्बे, नागपुर, नासिक, पूना, औरंगाबाद, महाबलेश्वर एंड मेनी अदर सेंटर्स। इनफैक्ट सर मुझे ये भी जानकारी है कि आपने बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 में कुछ क्षतियाँ थी वो भी पॉइंट आउट की थी। मुंबई स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस ऐसे है कि पहले के ज़माने में समझो मैंने ड्यूटी नहीं भरी है, मेरी ड्यूटी का अमाउंट 1 लाख है, तो मुझे पेनल्टी जो है 10 लाख तक का प्रोविज़न था, 10 गुना इवेडेड अमाउंट का। तो कई ऑफिसर्स इसका मिसयूज़ भी कर रहे थे। तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि मेक इट इन अ यूनिफॉर्म पॉलिसी सो दैट देयर इज़ इक्वालिटी, और गवर्नमेंट सॉ सब्सटेंस इन दिस and they decided to take penalty uniformly at 2% per month for the evaded amount। इससे सबको फ़ायदा होता है और क्लैरिटी आती है। स्टैम्प एक्ट में ढेर सारे करेक्शंस अभी भी ज़रूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको दूँ कि मैंने फ्लैट परचेस किया है 80s में, उस वक्त कोई भी वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कानून आज ये एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि आज के दाम के मुताबिक मुझे स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी। बच्चा भी जानता है कि 80s में प्रॉपर्टी के दाम और 2014 में प्रॉपर्टी के दाम में ढेर सारा फ़र्क है, और ये चीज़ के लिए करेक्शंस बहुत ही ज़रूरी है, और हमने गवर्नमेंट को ये भी रेकमेंड किया है। स्टैम्प एक्ट में और टिपिकली काफ़ी गवर्नमेंट एक्ट्स में द एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ लैकिंग विच इज़ बीइंग मिसयूज्ड। मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाओगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव टू पे स्पीड मनी फॉर रजिस्टरिंग योर डॉक्यूमेंट। ऐसा क्यों होना चाहिए? द लॉ शुड बी वेरी सिंपल, और मेरे घर पे ही बैठ के मैं क्यों ना डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर सकूं, जबकि आज अपने पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स एन एडवांस स्टेज वेयर कंप्यूटराइजेशन इज़ बीइंग यूज्ड इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को उससे नुकसान होना चाहिए। जैसे रेलवे ने तत्काल की सिस्टम की है, वैसे हर चीज़ में स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट ऐसी रूल करे कि आज हमारी ड्यूटी इतनी है, आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, हमारा ऑफिसर आपके ऑफिस में आएगा और वो काम निपटा के जाएगा।
तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू के रूप में होगा और पब्लिक भी खुशी खुशी पैसे देंगे क्योंकि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए प्रैग्मेटिक, जिससे आम आदमी का भी फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है। अच्छा, मुझे याद है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वो रूल निकाला था कि कुछ टाइम के लिए जिनका भी स्टैम्प ड्यूटी बाकी है विदाउट चार्जेस यू कैन पे दैट, बट अगर अब भी किसी का बाकी हुआ एट दिस टाइम, सो व्हाट कैन दे डू? हमारे एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड स्टैम्प ड्यूटी पेयर्स एसोसिएशन ने पहले भी रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि एमनेस्टी स्कीम निकालनी चाहिए, और हम अभी भी कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लॉ का इंटरप्रिटेशन बराबर तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि लॉ इतना कंफ्यूजिंग था। आज मुंबई स्टैम्प एक्ट में 2500 स्टाफ है और करीबन 12,000 करोड़ की रेवेन्यू आ रही है। तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट टेक एन इनिशिएटिव एंड एंश्योर वॉलंटरी कंप्लायंसेस, ताकि रेवेन्यू भी आवे और जो लोग ने नहीं भरे उन्हें मौका मिले। आज क्या ये इंसाफ है कि मेरा 80s 90s का डॉक्यूमेंट है उसको 2014 का रेट लगाए, क्योंकि मैं फ्लैट बेचना चाहता हूँ, लोन लेना चाहता हूँ। तो इस तरह के कानून है। जो लोग ने आगे स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, क्यों ना उन्हें एक मौका दिया जाए, टोकन अमाउंट की पेनल्टी देके उनका वो मैटर है वो रेगुलराइज करे, ताकि उनका भी टाइटल पक्का हुए। और गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है, सबके पास जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है उन लोगों को डिटेक्ट करने की। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि 1980s का अगर किसी का स्टैम्प ड्यूटी बाकी है तो उनके ऊपर 2014 के रेट्स में स्टैम्प ड्यूटी अब गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, बट आई थिंक दैट इज़ वैलिड पॉइंट फ्रॉम गवर्नमेंट, बिकॉज उन्होंने 1980 से अभी तक भरा नहीं है, तो इट इज़ देयर मिस्टेक। सो व्हाई शुड गवर्नमेंट टेक लेस मनी इफ दे आर टेकिंग राइट नाउ? आज की डेट में लॉ क्या कहता है कि मान लो मैंने एक एग्रीमेंट किया 1981 में और 86 में मैंने एक एग्रीमेंट किया है दूसरा, तो अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी भरने को जाता हूँ तो 85 पहले के लिए रीसेल के फ्लैट में उन लोग कहते हैं कि सिर्फ 5 रुपये ही भरना है। 86 पे मेरा एग्रीमेंट है और मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ तो गवर्नमेंट मुझे कहती है कि 86 के डेट के मुताबिक इतनी आपकी ड्यूटी रहेगी, इतना आपका पेनल्टी रहेगा, और वो मुझसे वसूल करते हैं। पर मान लो मेरे को ये फ्लैट बेचना है या मेरे बैंक के लिए लोन लेना है, तो स्वाभाविक है कि जो खरीदने वाला आने वाला है या तो बैंकर रहेगा, वो खुद का टाइटल पक्का करना चाहेगा और उसके लिए वो कहेगा कि रजिस्ट्रेशन में जाओ। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता हूँ तो ऑफिसर यही कहेगा कि मुझे 2014 के रेट से ड्यूटी चाहिए। अब क्या ये इंसाफ है कि स्टैम्प ऑफिस जो कहती है स्टैम्प एक्ट के मुताबिक 1986 का रेट लगता है और वही डॉक्यूमेंट पे मैं जब रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ तो मुझे 2014 के रेट से ड्यूटी भरनी पड़ती है। दिस इज़ द क्लैश ऑफ टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेडेड बाय द सेम बॉस। बॉम्बे स्टैम्प एक्ट है, मुंबई स्टैम्प एक्ट है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। तो देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दिस टू डिपार्टमेंट्स, बट दैट इज टोटली लैकिंग हियर। एंड अल्टीमेटली द पोजिशन ऑफ द सेलर इज लाइक अ गर्ल्स फादर, he has to bow down and comply with the dictates of the government because he has no alternative. आजकल एक और वर्ड है विच आई कीप ऑन हियरिंग, दैट इज़ रीडेवलपमेंट। आई थिंक हर जगह पे प्रॉपर्टीज़ का रीडेवलपमेंट हो रहा है। उसी के रिलेटेड देयर इज़ अ कॉलर जिनको कुछ पूछना है। लेट्स हियर व्हाट ही वांट्स टू आस्क। यस, हेलो। या जी, मुझे ये जानना था, हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो हमें उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गलती से भी बिल्डर के लफ्ज़ का विश्वास मत करना। यू हैव टू डू इंडिपेंडेंट रिसर्च। यू शुड नो व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स। अगर आपको राइट आउटपुट चाहिए तो पहले प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवा लीजिए। हो सकता है आप वो फ्लैट में 50 साल से रह रहे हो, पर प्रॉपर्टी जो कार्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है वो आपके सोसाइटी के नाम का नहीं है। गवर्नमेंट उसे ही रिकॉग्नाइज करेगा रीडेवलपमेंट में जिसके नाम की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कार्ड सोसाइटी के नाम का करवाने के लिए सोसाइटी को आगे वाले बिल्डर से पहले कन्वेंस लेना चाहिए। कन्वेंस लेने के बाद में वो सिटी सर्वे ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करके
प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम लाना चाहिए। जब तक प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम नहीं आएगा तब तक कोई भी बिल्डर रीडेवलपमेंट में मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा। आजकल ट्रेंड क्या है बिल्डर्स का, सोसाइटी को 2 लाख 5 लाख रुपया दे देते हैं और एक टोकन एग्रीमेंट कर लेते हैं। मान लो सोसाइटी में 100 फ्लैट है, टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की 200 करोड़ रुपया होती है, एक एक फ्लैट 2 करोड़ के हिसाब से गिने तो 200 करोड़ का माल का कॉन्ट्रैक्ट वो सिर्फ 5-10 लाख रुपया दे के कर लेता है और अटका देता है, ताकि सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जब भी जाना है तभी वही बिल्डर के साथ जाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, एज अ सोसाइटी व्हेन यू गो ऑलवेज हैव एन एग्जिट क्लॉज इन द एग्रीमेंट। आपको प्रॉपर्टी का पूरा होमवर्क करना चाहिए, कितना कंस्ट्रक्शन उस पर पॉसिबल है। नॉर्मली सिटी में 1.33 FSI है, मुंबई सिटी में 1.33 FSI है और सबब्स में 1 FSI है, उसके अलावा 1 TDR है। अभी लेटेस्ट कंसेप्ट आया है फंजिबल का। सबर्बन एरिया में 2.70 कंस्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल, 1 FSI, 1 TDR, 0.35 फंजिबल FSI एंड 0.35 फंजिबल TDR। ये एक नॉर्मल वे में, पर प्रॉपर्टी को समझो कई अलग तरह से डेवलप करते हैं तो ज़्यादा FSI मिलता है। जैसे कि मैंने सुना है ओबेरॉय होटल्स है, उसको 9 FSI मिली है। अगर प्रॉपर्टी को स्कूल्स के लिए बांधा जाए तो ज़्यादा FSI मिलती है। आज म्हाडा की प्रॉपर्टी है तो उसको ज़्यादा FSI मिलती है। ऐसे वो टेक्निकल पॉइंट विल वेरी ऑन द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको एक बार वो मालूम गिर गया कि कितना कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है तो ही आप अच्छी ऑफ़र आपको मिल सके। ये चीज़ जानकारी के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करना चाहिए और उससे फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना चाहिए। सो यू नो कि बिल्डर का प्रॉफिट कितना होने वाला है। आज माध्यम इतने ओपन हो गए कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, व्हाट इज़ द FSI, व्हाट इज़ द सेलिंग रेट, उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के यू नो व्हाट विल बी द रीजनेबल मार्जिन ऑफ द बिल्डर, you know what is the construction cost, and on that basis you have to invite offers. You can demand money. You will be able to demand in a comfortable manner only if you have done the proper homework. तो ये होमवर्क आपको पहले करना चाहिए। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि रीडेवलपमेंट की बात आती है तो 2-3 मेंबर्स सिर्फ बोलते हैं, बाकी के सब हाँ में हाँ मिलाते हैं और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शंस बहुत कम होता है। और टेक्निकल क्वेश्चंस जो है दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इनकम टैक्स की लायबिलिटीज़ क्या आएगी, स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी क्या आएगी, मैंडेटरी ओपन स्पेस कितना मिलेगा। अगर बिल्डर आके मुझे कहता है कि मैं आपको 25% एक्स्ट्रा एरिया दूंगा और दूसरा बिल्डर आके मेरे को बोलता है कि मैं आपको 22% इंक्रीज़ दूंगा पर आई विल रिटेन योर ओल्ड हाइट, तो आई विल एडवाइज द सोसाइटी गो फॉर द सेकेंड बिल्डर बिकॉज द थिंग हैज़ टू बी मेजर्ड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। पहले के ज़माने में हाइट्स 12 फुट तक की रहती थी, दरवाज़ा रहता था, दरवाज़ा के ऊपर वेंटिलेशन होता था। आज के नए बिल्डिंग में रेयरली आपको दरवाज़ा के ऊपर वेंटिलेशन दिखेगा। नए कंस्ट्रक्शन बाय एंड लार्ज 9 फुट का फ्लैट देते हैं। बिल्डर तो यहाँ तक गिनती करते हैं 4 टू फ्लोर की हाइट और स्लैब टू स्लैब वो 1 इंच की भी बिल्डर लोग गिनती करते हैं। तो अपने लिए एज अ सोसाइटी लॉन्ग टर्म क्या मिलने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्डर के लिए घर सिर्फ घर है। हाउस इज़ नॉट मेड जस्ट ऑफ सीमेंट, सैंड, स्टील और कंक्रीट। फ्लैट परचेजर के लिए एक इंटीमेसी है, एक अपनापन है, अ फीलिंग ऑफ वंस पॉजेसिवनेस इज इन्वॉल्व इन अ फ्लैट। दीज थिंग्स जस्ट कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है तो आपको प्रॉपर होमवर्क करना है। कई चीज़ें ऐसी है जिसके फ़ायदे आपको दिखाई नहीं देते, जैसे कि कार पार्किंग स्पेस। आज आपको बिल्डर सिर्फ फ्लैट का जगह देगा, पार्किंग के लिए जगह नहीं देगा, तो रोज़ के आपके पड़ोसी के साथ जो है संबंध बिगड़ने वाले हैं। आपके बच्चे खेलने के लिए ओपन स्पेस चाहिए, तो यू हैव टू एंश्योर दैट दीज थिंग्स आर अवेलेबल। बिल्डर सिर्फ पैसे के एंगल से सोचेगा, बिल्डर की सोच अलग है, अपनी सोच अलग है। बिल्डर इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी इन द लाइफ ऑफ द बिल्डर
उसकी शादी प्रॉपर्टी के साथ सिर्फ 3 साल या 4 साल के लिए है, पर आपको पूरी ज़िंदगी वो प्रॉपर्टी पे निकालने वाले भी कई इंस्टेंसेस रहते हैं। सो योर इन्वॉल्वमेंट इज़ मच मोर। आज बिल्डर एक टोकन अमाउंट लेके बड़ी प्रॉपर्टी 100-200 करोड़ की ब्लॉक कर लेता है, और कल लिटिगेशन होगा तो बिल्डर का हाथ भारी रहने वाला है, क्योंकि उसके पास थोड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, और लिटिगेशन चीज़ ऐसी आती है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू सब्सटेंशियली लो हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। जो एग्रीमेंट भी आप बनाते हो उसमें फ्लैट परचेजर्स के क्लॉसेस है, वो सोच समझ के डिटेल्ड वे में लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं रीडर्स को एक टिप दूंगा कि कभी भी कोई भी क्लॉज को आपको इम्पोर्टेंस देना है तो उसकी शुरुआत नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कॉन्ट्ररी उस करके आप शुरू कीजिए, सो दैट इन द आइज ऑफ लॉ दिस टाइप ऑफ अ क्लॉज इज अ सुपीरियर क्लॉज, and in the event there is a clash between two clauses of the agreement, then such clauses where notwithstanding anything contained to the contrary is written will have an upper edge. इन शॉर्ट सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी कार्ड लेना है, एग्जिट क्लॉज रखना ही रखना है अपने एग्रीमेंट में, और जैसा कि उन्होंने बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन का ठीक से ख्याल रखना है। सही है? बिल्कुल सही है। ये तो हुआ एज ए सोसाइटी आपको क्या ख्याल रखना है। एज ए मेंबर जो छोटी छोटी और बहुत सारी बातें आ जाती है रीडेवलपमेंट में, कोई लोगों को ज़्यादा जगह मिल जाती है, कोई लोगों को कम मिलती है, एंड देन दे फील चीटेड। इस सब केसेस में क्या करना चाहिए एज ए मेंबर? व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक? देखिए, आप एक फ्लैट परचेजर हो, आपके जैसे 15, 20, 25, 50 फ्लैट परचेजर्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, इसलिए बाय एंड लार्ज यू आर रिलाइंग ऑन योर जनरल बॉडी, द मैनेजिंग कमिटी, हु आर constantly in touch with the builder and they're taking decisions. I would urge each and every member of the society not to have blind faith on the general body or the managing committee members. ढेर सारे cases में managing committee members have been found to be refined estate agents of the builder. उन लोग खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, नहीं कि मेंबर्स का इंटरेस्ट देखते हैं। इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट to a certain stage on your managing committee is good. You may trust the general body for certain things, but specific questions, hard-hitting questions has to be asked particularly by you and you should be satisfied. For example, बिल्डर के साथ आपकी बात होती है, आप बिल्डर को पूछते हो कितने टाइम में आप पोजीशन दोगे, बिल्डर कहता है 3 साल। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये फॉलो होना चाहिए कि अगर 3 साल में तूने पोजीशन नहीं दिया तो फिर क्या? तो बिल्डर जवाब देगा आपको, मैं आपको पेनल्टी दूंगा। तो पूछिए कितनी पेनल्टी? वो बोलेगा महीने का 15,000 एक्स्ट्रा दूंगा। आज सोसाइटी में एक फ्लैट का रेंट भी उससे ज़्यादा होता है। आपके 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के सामने वो 15,000 महीने का दे रहा है, तो आपका क्या फ़ायदा है? उतना पैसा बैंक में रखोगे तो भी आपको ढेर सारा ब्याज मिलने वाला है। और उससे पूछिए कि चलो आपने 6 महीने तक पेनल्टी दी, फिर भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर सके तो क्या? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, दे हैव टू बी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आज बिल्डर प्रोजेक्ट में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोग के पास राइट कैपिटल नहीं रहती। इसलिए प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको उसके पास से प्रॉपर्टी के आईओडी चेक करनी चाहिए, और जो पैसा लगने वाले हैं मेजर एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि परचेज ऑफ टीडीआर हैं, जैसे कि बैंक गारंटी है, तो प्रोजेक्ट में वो खाली करने से पहले आपको ये सब चीज़ सोसाइटी लेवल पे ले लेनी चाहिए, ताकि बिल्डर बाई चांस प्रोजेक्ट डिले भी करता है या कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो बिल्डर का कैपिटल पहले से ब्लॉक हो जाए। दिस इज़ वन ऑफ द प्रिकॉशंस। आज एग्रीमेंट में आपको कहा जाएगा कि मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट देता हूँ, पर प्लान उसने 600 का ही डाला रहेगा, तो आपको वो 1000 कहाँ से देगा? तो आपको प्लान भी एग्रीमेंट के साथ में लगवाना चाहिए और उसके आर्किटेक्ट के थ्रू सर्टिफाई करवाना चाहिए कि ये फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का ही बनेगा। अभी क्या होता है कि कई बार म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ बोलती है कि थोड़ा वेरिएशन आएगा फ्लैट में, तो आपको समझो आपके एरिया का दाम है 25,000 रुपया, तो आपको इंसिस्ट करना है कि 3 साल के बाद में 25 का 30 जाने वाला है। तो बाई चांस एरिया वो कम करता है तो उसको 50,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। वैसे क्लॉसेस एग्रीमेंट में डालने चाहिए।
एग्रीमेंट करते वक्त अपने को उनसे स्पेसिफिक बात करनी चाहिए कि कोई भी एक्सपेंस रहेगा डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रीडेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन, तो वो सारे एक्सपेंसेस टुडे एंड इन फ्यूचर विल हैव टू बी इनकर्ड बाय यू, और अगर हमें खर्चना पड़ेगा तो विथ लीगल एक्सपेंसेस विल रिकवर इट फ्रॉम यू। नॉर्मली क्या होता है, आज गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई स्पीड मनी दे देवे तो वो कागज़ पे बैठ जावे और वो एक्शन ना लेवे, 2-3 साल में बिल्डर चला जाएगा और फिर जो है वो नोटिस आएगी तो नतीजा आपको ही भरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लाइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट द स्टेज ऑफ रीडेवलपमेंट इज़ बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपको टोटल कंस्ट्रक्शन जो होता है उसका 10% माल उसके पास से लीन के रूप में अपने पास रखना चाहिए, ताकि कल फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो ये 10% माल आप बेच के उसमें से पूरी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेवे। लीन का मतलब ये रहता है कि चाहे उसका ही प्रॉपर्टी है पर वो माल उसने अपने पास गिरवे के रूप में रखा है, और जब भी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है बीएमसी में फाइल क्लोज हो जाती है फिर ही वो माल बेच सकता है। ओके, आई होप आज के हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन से और हमारे एक्सपर्ट के आंसर से आपको भी बहुत मदद मिली हो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लेके हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए आपके फीडबैक, सजेशन या क्वेरीज आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी पे भेज सकते हैं। वी विल बी बैक इन नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए स्टे लीगली फिट।